सुप्रभात बच्चों। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर चल रहे हैं और उसके तथ्यों को उद्घाटित कर रहे हैं, जिसका प्रयोग या जिसकी आवश्यकता हमको पूरे लाइफ में पड़ती है। यदि हम अध्ययन और अध्यापन से जुड़े हुए हैं, और नहीं तो जब तक हम किसी परीक्षा में प्रतिभाग करते हैं, चाहे वह स्कूल स्तर की परीक्षा हो, चाहे वह प्रतियोगी परीक्षा हो, इस परीक्षा विधि के माध्यम से प्रश्न के तरीकों के माध्यम से इसका हर जगह मूल्यांकन में प्रयोग किया जाता है। जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पर मैंने संदर्भगत ये उल्लेखित किया है कि 9th से 12th और प्रतियोगी परीक्षाओं में अपठित काव्यांश गद्यांश को हल करने के कुछ महत्वपूर्ण नियम और सुझाव। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नाम यथा नामे तथा गुणे, बहुत सारी बातें तो हमको शीर्षक से ही पता चल जाता है, नामकरण से ही पता चल जाता है, और ऐसा होना भी चाहिए। ऐसा हमारा शीर्षक होना चाहिए और नामकरण भी ऐसा होना चाहिए कि लगभग कुछ न कुछ उसके गुणों से या दुर्गुणों से मिलता जुलता हो। तो आइए हम चलते हैं अपठित। तो थोड़ा सा इसकी निष्पत्ति के संदर्भ में, उत्पत्ति के संदर्भ में हम चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। हम इसको इंग्लिश भाषा में अनसीन पैसेज के नाम से जानते हैं, और जब हम इसका हिंदी उत्पत्तिगत अर्थ के तरफ चलते हैं तो देखते हैं कि औपसर्ग पूर्वक पाठ में मूल शब्द में इत प्रत्यय लगने से अपठित शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है वह पैसेज, वह अनुच्छेद जो हम पढ़े नहीं हैं, अर्थात जो पढ़ा नहीं गया है, चाहे वह गद्यांश हो अथवा वो पद्यांश हो, वो पढ़ा नहीं गया है। परंपरागत रूप से क्लास में, कक्षा में किसी अध्यापक के द्वारा या कक्षा में बैठकर हम उसको पढ़े नहीं हैं। तो प्रश्न उठता है कि अगर हमने पढ़ा नहीं है तो फिर इसके माध्यम से इसका परीक्षा लेना कहाँ तक समीचीन होगा और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो हम ये देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्न और इस प्रकार की परीक्षा हमसे ली जाती है, और इसमें प्रश्न भी होते हैं, अनुच्छेद भी होता है, और उसी से संबंधित प्रश्न होते हैं, और उन्हीं प्रश्नों को पढ़ करके आपको जो अनुच्छेद दिया गया है उसी में से निकालना होता है उत्तर। तो इस प्रकार से हम ये इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो छात्रों के, परीक्षार्थियों को समझने के लिए और उनकी अभिव्यक्ति कौशल और भाषिक योग्यता का आकलन करने के लिए किया जाता है। इतना ही नहीं, इसके माध्यम से छात्रों में निम्नलिखित लाभ भी होते हैं।
ये काफी लाभप्रद सिस्टम है, व्यवस्था है परीक्षा प्रणाली की। तो इनको हम सूचियों में आबद्ध किए हैं और हम देखना चाहेंगे कि कौन कौन से लाभ इस प्रकार की परीक्षा में, जब प्रश्न इस प्रकार का पूछा जाता है हमारे छात्रों से, तो उनको क्या लाभ होता है। तो सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि इस प्रकार के जब प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी परीक्षा में, तो वह पढ़े हुए से हट करके और भी तथ्यों से परिचित होता है, जिससे उसकी भाषा का ज्ञान बढ़ता है। दूसरा, वो नए नए शब्दों से, मुहावरों से, लोकोक्तियों से परिचित होता है। उसका पढ़ने का जो दायरा है, शब्दकोश का जो दायरा है, उसमें वृद्धि होती है। तीसरे क्रम पर हम देखते हैं कि शब्द भंडार बढ़ता है, और कहा भी गया है किसी भी वक्ता की प्रखरता उसके शब्द भंडार पर निर्भर होती है, उसकी मुखरता शब्द भंडार पर निर्भर होता है कि वह कितना कुशल वक्ता है। जैसे जिस व्यक्ति के कोष में अगर धन है तो उसका मन सदा प्रफुल्लित रहता है, कोई भी कार्य कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से शब्द रूपी भंडार अगर किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क रूपी बैंक में अगर जमा है, तो वह उतना ही उत्कृष्ट वक्ता, लेखक और अच्छा विद्यार्थी बन सकता है। अगले क्रम में देखेंगे, इससे भाषिक दक्षता बढ़ती है, योग्यता बढ़ती है। अगले क्रम में देखेंगे कि प्रसंगानुसार शब्दों के अनेक अर्थ आपको मिलते हैं। आपने देखा है कि शब्द जो है, साहित्य जो है वो था सागर है। एक एक शब्दों के अनेकों अर्थ होते हैं, और ये जब हम इस प्रकार के प्रश्नों के अनुच्छेद को पढ़ते हैं, अपठित की तरफ जाते हैं, तो वहाँ एक ही शब्द के कई अर्थों से हम परिचित होते हैं। तो प्रसंगानुसार हमें एक ही शब्द के अनेक अर्थों से परिचय मिलता है, और उनके अलग अलग प्रयोग भी से हम परिचित होते हैं। अगले क्रम में देखेंगे कि सबसे पहले तो हम गद्यांश अथवा पद्यांश के मूल भाव को समझकर अपने शब्दों में जो लिखते हैं, इसको लिखने से हमारी जो क्षमता है उसका विकास होता है, अंतर्निहित जो क्षमता है उसका विकास होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति की जो क्षमता होती है उससे हमारा विकास होता है। अगले क्रम में देखेंगे कि भाषिक योग्यता में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से इसके हमारे संदर्भ में कई लाभ हैं, और एक कुशल और मेधावी छात्र के लिए ये चीजें बहुत ही आवश्यक है। इनका ज्ञान हो तभी वह लिख सकता है, तभी वह पढ़ सकता है, और तभी वह बोल सकता है। अब प्रश्न उठता है कि इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न को, जो कि स्कूली शिक्षा के माध्यम से शुरू होकर के देश की विभिन्न प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस प्रकार का प्रश्न पूछ करके छात्र अथवा प्रतियोगी के अंतर्निहित शक्तियों का मूल्यांकन किया जाता है, तो निश्चित ही है कि इसके कुछ सुझाव भी होंगे, जिसको जानने से, जिसका पालन करने से हम इसकी कठिनता को, इसकी दुरूहता को सरल कर सकते हैं। वैसे देखने और सुनने में तो बड़ा सरल दिखता है, क्योंकि जो दिया गया है उसी से उत्तर को भी फाइंड करना है।
लेकिन बहुधा जो देखने में सरल होता है उसका अर्थ उतना ही गूढ़ होता है, वह उतना ही कठिन होता है। किंतु जब हम कुछ नियम हैं उन नियमों का पालन करते हैं तो इसकी दुरूहता सरलता में बदल जाती है। तो हम यहाँ ज़्यादा समीचीन समझ रहे हैं कि अपने छात्रों को, अपने प्रतियोगियों को जरूर ये उद्घाटित करें, जरूर ये बताएं कि वो कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं कि जिनका अनुपालन करने से हम इसकी दुरूहता को सरलता में बदल सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना होता है कि जो गद्यांश अथवा पद्यांश का अनुच्छेद हमारे सामने आया हुआ है उसको हम कई बार पढ़ें, सरसरी नजर से पढ़ें। और कहा भी जाता है कि जब हम किसी चीज को बार बार पढ़ते हैं तो उसकी जो कठिनता है, वो कठिन जो पहलू होता है, वो धीरे धीरे उसकी गुत्थी टूटने लगती है। तो सबसे पहले हमें एक ही बार में यह सुनिश्चित नहीं कर लेना चाहिए कि हमने जो पढ़ लिया है बस मेरी समझ में आ गया है। सबसे पहली शर्त है और सबसे पहला सुझाव मेरा है कि आप उसको 2 से 3 बार बड़ी गहनता से, बड़ी सूक्ष्मता से उसका अवलोकन करें और पढ़ें और अंतर्मन में चिंतन करें। और जो, क्योंकि ये जरूरी है और ये आवश्यक है, यह होता है सबके साथ, कि दूसरे बिंदु के रूप में हमें बताएंगे कि पहली बार में अगर हमने जो पढ़ लिया है, जाहिर सी बात है कि उसमें से 20 या 30% या 50% ही बहुत मेधावी छात्र है तो समझ सकता है। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि हमारा प्रतिभागी, हमारा प्रतियोगी छात्र, हमारा छात्र जैसे ही उसको देखता है, एक सरसरी नजर से मारा और उसे लगा कि नहीं अब इसका उत्तर मुझे इसमें मिल जाएगा, और वो पूर्णतः सच नहीं होता है, सही नहीं होता है और गलती कर बैठता है। तो मेरा आपसे ये आग्रह है और ये निर्देश भी है कि कम से कम उसे 2 से 3 बार बड़े ही गंभीर भाव में उसका अनुशीलन करें, उसे पढ़ें, उसका भाव बोध करें, तब आगे बढ़ें। और जो पहली बार में पढ़ा हुआ अंश है और आपकी समझ में नहीं आया है, उसको बार बार पढ़ने की कोशिश करें। अगले क्रम में हम देखेंगे कि जो गद्यांश का मूल भाव है, उस मूल भाव को समझने की हम कोशिश करें। अगले क्रम में कि जो शब्द कठिन है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपने पहली बार पढ़ा और उसकी कठिनता आपकी समझ में आ गई। जो शब्द कठिन है उसको पेंसिल से या पेन से उसको चिन्हित कर लें और अब उसका अर्थ भी आपको समझना होगा। और कठिन है, उसका अर्थ नहीं आ रहा है, तो अक्सर ये ध्यान देने की बात होती है कि अगर वह उस शब्द का अर्थ आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको भगना नहीं है, आपको वाक्यों को ऊपर चला जाना है। वाक्य के प्रयोग के आधार पर उसका अर्थ समझने की कोशिश करिए कि उस शब्द का यहाँ पर कौन सा अर्थ समीचीन है, क्योंकि जब ऐसे शब्द जिनके अर्थ नहीं ज्ञात होते हैं उनका वाक्य के प्रयोग के आधार पर हम अर्थ निकालते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, इस पर जरूर ध्यान दीजिए कि जो शब्द हमारा कठिन है उसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो वाक्य के प्रयोग के आधार पर उस शब्द के अर्थ को उद्घाटित करने का प्रयास करें। छठे रूप में हम देखते हैं कि जो अनुमानित अर्थ है गद्यांश का अथवा पद्यांश का, हमको मूल अर्थ से उसको मिलाने का प्रयास करना चाहिए। उसको हमको उस गद्य और पद्यांश के अर्थ से मिलाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। छठे रूप में हम देखेंगे कि गद्यांश में
व्याकरण की दृष्टि से कुछ शब्दों को रेखांकित कर लेना चाहिए, या अगर रेखांकित किया गया है तो दूसरी बात है, अगर नहीं है तो व्याकरणिक दृष्टि से उसका रेखांकन कर लीजिए, जिसको अंडरलाइन कहते हो। अगले क्रम में हम देखते हैं 7वें नंबर पर कि प्रश्नों को पढ़कर संभावित उत्तर गद्यांश में खोजना चाहिए। जब हम प्रश्न को पढ़ेंगे तो उस प्रश्न के उत्तर को हम उस गद्यांश अथवा पद्यांश में खोजने का प्रयास करेंगे कि वो किन बिंदुओं को लक्षित कर रहा है, कौन सा ऐसा स्थल है इस गद्यांश अथवा पद्यांश में कि जो इस प्रश्न को हिट कर रहा है। 8वें नंबर पर हम देखेंगे कि शीर्षक समूचे गद्यांश का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। ऐसा शीर्षक हमें देना होगा कि जो समूचे गद्यांश अथवा पद्यांश को उद्घाटित करता हो, उसका प्रतिनिधित्व करता हो। और भी ध्यान देने की बात है कि हमारा शीर्षक जितना छोटा से छोटा होगा, जितने से कम अक्षरों का होगा, कम शब्दों वाला होगा, उतना ही सारगर्भित होगा, उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि ज्यादा को थोड़े में सिमेटने वाला ही मैकेनिक होता है। दो अर्थ होते हैं, संश्लेषण से विश्लेषण और विश्लेषण से संश्लेषण, व्यष्टि से समष्टि और समष्टि से व्यष्टि। तो इस प्रकार से और कम शब्दों वाला हो, सटीक हो, प्रभावशाली हो। 9वें नंबर पर देखते हैं प्रतीकात्मक शब्दों एवं रेखांकित शब्दों अंशों की व्याख्या करते समय हमें बहुत ही सावधानी से उनकी व्याख्या करनी चाहिए, क्योंकि यो विशेष तथ्य को उद्घाटित करने वाले रेखांकित अंश होते हैं और संदर्भ से युक्त होकर के ही उनके उत्तर को हमें देना ज़्यादा समीचीन होगा और अच्छे से अच्छे अंक अर्जित कर पाएंगे। 10वें नंबर पर हम देखेंगे कि मूल भाव हो संदेश संबंधी प्रश्नों का जवाब पूरे गद्यांश पर आधारित ही होना चाहिए। जो हमारा मूल भाव है, जो संदेश दे रहा है, उसका जवाब उस मूल भाव के गद्यांश पर ही आधारित होना हो। 11वें नंबर पर प्रश्नों का उत्तर देते समय यह प्रयास करें कि हम उस गद्यांश की, उस किताब की भाषा या उस प्रश्न की भाषा को न लिखें जो उसमें दिया गया है। हमें अपनी भाषा का प्रयोग करना है। ये जरूर है कि अगर हम अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं तो इससे हमें अपने अंतर्निहित शक्तियों का विकास करने और अपनी भाषा को परिष्कृत और परिमार्जित और उनको अभिव्यक्ति के लायक बनाने में सक्षम होंगे। अगले क्रम में देखेंगे कि उत्तर की भाषा जो हो वो सहज हो, सरल हो, सुबोध हो और प्रवाहमयी हो, जिससे पाठक सहजता से आपके मनोभावों को और उस अनुच्छेद के उत्तर को समझने में सक्षम हो। अगले क्रम पर हम देखेंगे 13वें नंबर पर कि जो प्रश्नों का उत्तर गद्यांश या पद्यांश पर आधारित है उसी पर होना चाहिए। उसमें आपको अपनी राय नहीं देनी है कि मेरे विचार से ऐसा है या उनके विचार से ऐसा नहीं। आपका जो गद्यांश चाह रहा है, जिस भाव को वो देना चाहता है, जिस भाव से वो पूछ रहा है, उसी भाव में, उसी की भाषा में, उसी की परिभाषा में, अर्थात उसी के भाव में आपको अपनी भाषा के माध्यम से उत्तर देना है। 14वें क्रमांक पर देखेंगे, अगर इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा बिंदु है, इस बिंदु पर हम केवल यही नहीं हर जगह इस बात को देखेंगे। अक्सर हमने देखा है कि हमारे जो छात्र होते हैं वो क्या करते हैं
कि वो प्रश्नों के मानक को नहीं देखते हैं, क्योंकि प्रश्नों के कई मानक होते हैं, विकल्पी होते हैं, अतिलघुत्तरी होते हैं, लघुत्तरी होते हैं, उत्तरी, विस्तृत उत्तरी होते हैं, और इनके लिए समय और अंक विभाजन उसी आधार पर किया जाता है जो इनका स्ट्रक्चर होता है। लेकिन बहुधा छात्र करते क्या है कि जब वो देखें और उनको तैयार है तो चाहे भले ही 1 नंबर का या 2 नंबर का प्रश्न क्यों नहीं है, उसको वो 2-4 पेज तो लिख ही डालेंगे। लेकिन बच्चों, अगर आप चाहे जितना लिख डालोगे, पूरी कॉपी 32 पेज की लिख डालोगे उस प्रश्न के लिए, लेकिन एग्जामिनर तो बंधित है, प्रतिबंधित। जो मूल्यांकन करता है वो बंधित है, बंधा हुआ है। इसलिए बंधा हुआ है क्योंकि वो आपको 2 नंबर से ज़्यादा देने का अधिकारी ही नहीं है, चाहे आप 32 पेज भले ही क्यों नहीं लिख डालें। तो इस बात को जरूर रखिए ध्यान में कि उस प्रश्न के लिए कितना अंक निर्धारित किया गया है और वो किस श्रेणी का प्रश्न है, इसलिए उसके आधार पर आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। अगर 1 नंबर का है तो अधिक से अधिक 18 से 20 शब्दों का होना चाहिए, 2 नंबर का है तो 35 से 40, और 3 नंबर का है तो 60, 4 नंबर का है तो 80, और इसी प्रकार से आगे आप बढ़ते जाइए। उसके क्रम को और उसकी श्रेणी को, उसके आधार को देखते हुए आप अपने अंकों का विभाजन उसके प्रश्न के अनुक्रमणिका के आधार पर दे देंगे, तभी आप सफल होंगे और अच्छे अंक पाओगे। नहीं तो फिर 1 नंबर का क्वेश्चन है और 32 पेज में लिख रहे हो तो उसका कोई भी अर्थ सामने नहीं आएगा, उसका कोई भी अर्थ आपके लिए नहीं आएगा, क्योंकि हमारा एग्जामिनर जो है, हमारा जो परीक्षार्थी लिखा हुआ है, उसकी मेहनत का पारितोषिक हमारा मूल्यांकन करता देने में असमर्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें शब्दों की सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और अंत में हम आपको और भी ये चीज बताना चाहते हैं कि जो हम प्रश्नों का जवाब दें वो सटीक शब्दों में दें, बिल्कुल सटीक शब्दों में दें। बहुत ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा उलझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मूल्यांकन करता है वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है। आप उसे कहाँ घुमाओगे और उसे कहाँ भटकाओगे ये आपके बस का नहीं है। लिहाजा हम ये आपसे ये जरूर बताने की कोशिश करते हैं कि आप बड़ी ही ईमानदारी से आप अपनी काम को करेंगे तो मूल्यांकन करता आपको आपके अनुरूप नंबर देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इस प्रकार से इसके माध्यम से मैंने जो अपठित गद्यांश के संदर्भ में ये वीडियो बनाया है, निश्चित ही आपके लिए उपयोगी होगा और बहुत ही उपयोगी होगा। और पहला प्रश्न ही होता है ये किसी भी साहित्यिक विषय के लिए। तो अगर कहीं भी कोई दिक्कत होती है, कोई बात छूटी हुई है, तो ज़रूर पूछने का प्रयास करिए, पूछिए, हम उसको बताने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।